उसका कांटा जो है वो बृजमोहन अग्रवाल हैं। तो बृजमोहन अग्रवाल को वो प्रदेश से कांटे की तरह निकाल के दिल्ली में कहीं पर कोने में डालना चाहते हैं। चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, दूसरा हफ्ता वसूली। महादेव ऐप में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ राजनीतिक है। योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ अकाउंट चैनल। आज हमारे साथ खास बातचीत पर मौजूद हैं विनोद वर्मा जी, जो पूर्व में भूपेश बघेल जी के पॉलिटिकल एडवाइज़र रहे हैं और अभी AICC के सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति को इन्होंने काफ़ी करीब से देखा है और अभी लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग का जिम्मा भी इनके पास है। इसलिए हम इनसे आज राजनीतिक चर्चा करेंगे और यहाँ पर कुछ सवालों के जवाब इनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार। 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 सबसे पहले तो आपको मैं थोड़ा फ्लैशबैक की तरफ ले चलता हूँ, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव कुछ समय पहले ही बीते हैं। तो राजनांदगांव में ऐसी कैंपेनिंग लोगों ने यहाँ देखी नहीं थी। कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ा था, काफ़ी जुट के कार्यकर्ताओं ने, सब ने मिल के। उसके बाद एक बड़ी हार हुई, गिरीश देवांगन जी चुनावी मैदान पे थे। उस हार का कारण आपको क्या लगता है कि क्या हो? आप ये राजनांदगांव विधानसभा के बारे में? राजनांदगांव विधानसभा के बारे में। राजनांदगांव विधानसभा का चुनाव जो है मैंने करीब से नहीं देखा और इसलिए मैं ठोस कारण तो आपको नहीं गिना पाऊंगा कि किन कारणों से हार हुई। पर कांग्रेस की हार क्यों हुई, ये न केवल राजनांदगांव में बल्कि पूरे प्रदेश में ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाजपा की जीत क्यों हुई। भाजपा ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण जीत हुई? सिवाय EVM के मुझे तो कोई कारण नज़र नहीं आता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जीते भी हैं उनको खुद ही यकीन नहीं हो रहा था कि वो जीतने वाले हैं। वो तो कैंपेन छोड़ के भाग गए थे मैदान से। और आप कहेंगे तो मैं उदाहरण सहित बता दूंगा कि कौन कौन नेता भाग गए थे। एक आध दो उदाहरण अगर आप बताना चाहें। बहुत लंबी लिस्ट है, आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगी। एक आध दो बता दीजिए, एक दो नाम ऐसे। रायपुर ग्रामीण और धरसीमा के भारतीय जनता पार्टी के दोनों के प्रत्याशी जो हैं बीच चुनाव में सामान समेट लिया था उन्होंने। और रायपुर दक्षिण में जिस भारी भरकम जीत से वोटों से ये जीते हैं, वो प्रत्याशी 8 विधानसभा का जीता हुआ प्रत्याशी, इतना अनुभवी नेता हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, वो कह रहे थे कि मैं बहुत थिन मार्जिन से जीतूंगा और 67,000 वोट से जीतते हैं। उनको यकीन नहीं, उनको पता नहीं, ग्राउंड पता नहीं चल रहा था। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बृजमोहन जी के जानकारी में नहीं है। वो उस जानकारी के बियॉन्ड बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अभी लोकसभा चुनाव में अचानक नाम वापसी के पहले बड़ी संख्या में फॉर्म ले लिए गए। हालांकि कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं कहा कि वो कांग्रेस की रणनीति है, पर लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल जी के बयान आने के बाद वो फॉर्म लिए गए, पर फॉर्म जमा नहीं हुए। तो इसके पीछे कारण कांग्रेस की पहली रणनीति फेल हो गई या कांग्रेस का ये व्यू? देखिए, एक चीज़ समझिए कि ये एक तो हमारी रणनीति थी नहीं। अच्छा नहीं, क्योंकि वो बयान के बाद आया। भूपेश बघेल जी से किसी ने पूछा कि EVM का क्या जवाब हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 385 से अधिक उम्मीदवार अगर होंगे तो हम EVM से शायद मतदान नहीं करवा पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को लगता है कि EVM से निपटना है तो फॉर्म भरिए। अब ये फॉर्म लेना शुरू किए राजनांदगांव में, ठीक है, और फॉर्म भरने की तैयारी की। जो बाद में जानकारी आई, जो मीडिया ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बैंक मैनेजरों को फ़ोन कर करके धमकाया कि आप इनके अकाउंट मत खोलिए। आपको पता होना चाहिए कि नॉमिनेशन के लिए, नामांकन करने के लिए एक बैंक खाता होना ज़रूरी होता है, जो नामांकन की तिथि घोषित होने के बाद खुला हुआ हो। तो बैंक मैनेजरों को धमकाया इन्होंने। फिर हमारे 2 नेताओं के यहाँ जो है वो तहसीलदार छापा मारने पहुँच गए कि आप यहाँ लोगों को इकट्ठा करके क्या कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात से हाँफ जाती है, सिर्फ इस खबर से हाँफ जाती है कि यहाँ पर EVM से चुनाव नहीं होगा। EVM से चुनाव नहीं होगा, इस बात से अगर भारतीय जनता पार्टी डरती है तो इसकी वजह क्या है, इस पर आपको खोज पड़ताल करनी चाहिए। कांग्रेस की बात उसमें इसलिए आई कि जो लोग राजनांदगांव के आसपास के गांवों से जो लोग पहुंचे थे फॉर्म लेने, उनके साथ कांग्रेस लीडर मौजूद थे। हाँ, तो इसलिए अगर नहीं तो अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता तो मतलब कांग्रेस की रणनीति थी? नहीं, हमारी रणनीति नहीं थी। अच्छा। ये कांग्रेस की कोई रणनीति नहीं थी, पर अलग अलग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अगर ये लगा कि हमको भरना चाहिए,
और कुछ नेता, कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट है, कोई जनपद पंचायत का सदस्य है, कोई सरपंच है, वो अगर अपने से अगर आगे आ रहा था तो आ रहा था, उनको फिर बाद में लगा कि हमारी संख्या उतनी हो नहीं रही है और प्रशासनिक दबाव शुरू हो गया है, तो प्रशासन क्यों दबाव डाल रहा था, वो क्यों रोकना चाह रहा था प्रत्याशियों को फॉर्म भरने से? 241 तकरीबन फॉर्म निकले थे। अगर ये सब दबाव नहीं आते तो 400 फॉर्म भरते। अच्छा, जब ये दबाव आने रुकावट के कारण देखिए, ही- स्वाभाविक आम व्यक्ति जो है वो अभी भी प्रशासनिक झमेलों से डरता है। अगर आप पुलिस और प्रशासन लेके किसी के घर घुसने लगेंगे तो वो डरने लगेगा, तो स्वाभाविक सी बात है। चलिए अब मैं आता हूँ लोकसभा चुनाव की तरफ। प्रचार को लेके अभी चर्चा हो रही है भूपेश बघेल जी को, वो डेली 25 से 30 गांव, 22-26 गांव कंटिन्यू वो लोगों के बीच जा रहे हैं। आपने काफ़ी समय से राजनीति को, अब छत्तीसगढ़ की राजनीति को देख रहे हैं 5-7 साल से, पॉलिटिकल व्यू से, तो आपको लगता है कि प्रचार का तरीका कैसा चेंज हुआ है, इसमें बदलाव क्या है 10 साल के भीतर, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, नगरीय निकाय हो, विधानसभा हो या फिर इनमें प्रचार के तरीके में क्या बदलाव आया है? दिलचस्प सवाल है कि इसको लोकतंत्र की दृष्टि से देखना चाहिए। आज़ादी के बाद जब हमने लोकतंत्र को अपनाया, उसके बाद जो चुनाव हुए हैं, उन चुनावों को क्रमशः अगर आप देखते जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मतदाता जो है वो लगातार परिपक्व होता जा रहा है, उसके सोचने का ढंग बदल रहा है, उसकी अपने जो उसका प्रत्याशी है, जो उसका जनप्रतिनिधित्व करने वाला है, उस जनप्रतिनिधि से उसकी अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। अब वो अपनी जनप्रतिनिधि को हर वक्त अपने साथ मौजूद देखना चाहता है, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो जिला पंचायत में हो, चाहे जनपद पंचायत में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे संसद में हो। वो अपने प्रत्याशी को चाहता है कि मेरे गांव आए, मेरे दुख दर्द में खड़ा रहे, मेरे सुख दुख में सहभागी बने। और भूपेश बघेल जी की ये खासियत है। उनकी राजनीति को मैं 1993 से जब पहली बार विधायक बने तब से मैं देख रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि जनता से सहजता से, जितनी सहजता से वो मिल लेते हैं, जितनी सहजता से वो अपने लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं, उतना शायद कम जनप्रतिनिधि उपलब्ध होते हैं। एक दूसरा, राजनांदगांव में तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि संतोष पांडे जैसे एक प्रत्याशी यहाँ पर हैं जो एक बार 5 साल सांसद रह चुके हैं। और आप गांव-गांव जाइए, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, आप स्वतंत्र पत्रकार की तरह गांव-गांव चले जाइए और संतोष पांडे जी के बारे में पूछ लीजिए कि वो 5 साल में कितनी बार वहाँ नज़र आए, उन्होंने संसद में कितनी बार राजनांदगांव का मामला उठाया, ट्रेन पर ट्रेन रद्द हो रही थी, उन्होंने कब ट्रेनों की बात उठाई, यहाँ राजनांदगांव में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके बारे में उन्होंने संसद में कब कहा। संतोष पांडे जी के बारे में तो जाहिर ये है कि वो न यहाँ स्थानीय स्तर और प्रदेश के स्तर के नेताओं के सामने बोल सकते हैं, न राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के सामने बोल सकते हैं। हमारे चैनल के इंटरव्यू में ही मौजूदा सांसद और अभी प्रत्याशी हैं संतोष पांडे जी ने कहा था कि डोंगरगढ़ से कटघोरा जो रेल लाइन अभी पास हुई है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट जब प्रदेश में थी तब से इसका काम चल रहा है, तो जो राज्यांश होता है उसको देने में कमी की थी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, इसके लिए यहाँ के यात्रियों को, यहाँ की जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाया। आज जब गवर्नमेंट, अच्छा, अब ये संतोष पांडे जी को बताना चाहिए कि रेल लाइन पंडरिया से पांडातराई होकर गुजरना चाहिए, इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र सरकार ने क्यों किया? पंडरिया से होकर रेल लाइन गुजरना चाहिए। पंडरिया गांव है, बड़ी आबादी है, रेल लाइन अगर गुजर रही है तो वहां से गुजरनी चाहिए, विधानसभा भी है, वहां से गुजरनी चाहिए। तो हमने प्रस्ताव भेजा केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं गुजरेगी। तो आप राज्य सरकार के पैसे से रेल लाइन बनाएंगे तो सिर्फ कोयला ढोने के लिए, यात्रियों को कोई फायदा नहीं होना चाहिए। जहां पर बस्तियां हैं वहां पर से रेल लाइन नहीं गुजरनी चाहिए। भाई, कवर्धा पंडरिया तो रेल लाइन से नहीं जुड़ा है, और अगर वहां से रेल लाइन गुजर रही है और उसको आपको खसकाने में क्या है? तो ये पड़ताल आप कीजिए कि जो रेल लाइन प्रस्तावित अभी है वहां आसपास किसने कितनी ज़मीन खरीद रखी है। मेरे पास लिस्ट है, किसने कितनी ज़मीन खरीद रखी है, आप ये लिस्ट निकाल लीजिएगा एक बार। क्यों नहीं खसकने दे रहे हैं वो? बड़ी बात है अगर ये आप बोल रहे हैं। आप पूर्व मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भी रह चुके हैं, आप आते हैं शायद यूपी से? नहीं साहब, मैं रायपुर में पला बढ़ा पैदा हुआ, मेरे पिताजी थे, मेरे दादाजी थे, मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आपकी पहली मुलाकात या आपका कनेक्शन भूपेश बघेल जी से हाँ। पहली बार कब हुआ, या आप उनसे कैसे अटैच हुए,
ये एक जो हमारी राजनीतिक बातचीत शुरू हुई वो 1997 के बाद शुरू हुई, जब मैं दिल्ली पत्रकारिता करने चला गया। अच्छा। इससे पहले गाहे बगाहे हम मिलते जुलते थे, पर 1997 के बाद, 1997 के बाद। व्यूअर्स को भी थोड़ा सा बता देंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपने पढ़ाई कहाँ की, आपका करियर। भाई मैं रायपुर में पैदा हुआ, रायपुर के कालीबाड़ी स्कूल में, रायपुर के कालीबाड़ी स्कूल में पढ़ा, फिर साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने छत्तीसगढ़ कॉलेज से पत्रकारिता की डिग्री ली, देशबंधु में 10 साल पत्रकारिता की, उसके बाद दिल्ली चला गया, फिर मैं लंदन चला गया, फिर मैं दिल्ली से वापस रायपुर आ गया। ठीक, अब मेरे सवाल पे मैं आता हूँ कि आप भूपेश बघेल जी के कनेक्शन को लेकर बता दें कि उनसे आपका जुड़ाव कैसे हुआ, आप उनके साथ कैसे? मेरी राजनीतिक चर्चा उनसे 1997 के बाद शुरू हुई, जब मैं दिल्ली चला गया। वो जब भी दिल्ली आते थे तो मेरी उनसे मुलाकात हो जाती थी, और ये नियम तो नहीं था, पर एक सौजन्यता थी कि वो जब भी रायपुर से दिल्ली पहुँचे तो उन्होंने मुझे सूचना दी, और मैं अपने गमे रोज़गार से जब भी जितना भी समय निकला तो मैं उनसे मिलता जुलता रहा, बातचीत होती रही। तो ऐसे आपका पुराना है। कनेक्शन हुआ। अपन बात करते हैं अब पूरे लोकसभा चुनाव के। देश में 400 पार की बात बीजेपी कर रही है, और कहीं ना कहीं एक बात आ रही है कि संविधान में चेंज लाने की। इसको लेकर आपका क्या कहना है? एक 400 पार, दो सवाल है इसमें, 400 पार और एक संविधान में बदलाव को लेकर। ठीक, इसको लेकर पहला हिस्सा तो 400 पार का है। आप भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उनको बैठा के एक बार प्रदेश की लिस्ट दे दीजिएगा और उनकी सीटों की संख्या दे दीजिएगा, और पूछिएगा कि कहाँ से कितनी सीट आ रही है। ठीक है, और वो आंकड़ा अगर 400 पहुँच गया तो मैं तो धन्य भाग मानूंगा कि ऐसा कोई नेता भी भाजपा में है जो 400 का आंकड़ा भी हिसाब दे रहा है। एक संविधान दूसरा कि ये 400 पार की बात क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कि सर्वाधिक सीट जीतने का रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम पर है, और उसकी बराबरी करना चाह रहे हैं। ठीक, तो भारतीय जनता पार्टी जितना भी सोच ले, कांग्रेस इस देश में जितनी बड़ी पार्टी रह चुकी है, जितनी सीटें जीत चुकी है, उतना तो भारतीय जनता पार्टी अपने पीक में जब थी तब भी नहीं जीत पाई, अभी भी पहुंच जाएगी जहां पर भी, वहां नहीं पहुंच पाएगी। चाहे वो पूरे देश में विधायकों की संख्या की बात कर लीजिए आप, चाहे संसद में सांसदों की संख्या की बात कर लीजिए। एक दूसरा, आपने धारा 370 हटाया, आपके पास 303 सांसद थे, आप हटा चुके। संविधान संशोधन का कर लिया आपने। आपको जीएसटी लगानी थी, आपने जीएसटी लगा ली, लागू कर ली पूरे सब जगह। आपको जो निर्णय लेना है वो तो जितनी संख्या आपके पास है, पर्याप्त बहुमत है, कर सकते हैं आप 400 क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि आप संविधान को बदलना चाहते हैं, क्योंकि आप इस देश में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, विधायक और सांसद वाली जो प्रक्रिया है उसको हटाकर आप प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया में जाना चाहते हैं। आप इस देश के जो मूल ढांचा है उसको बदलने की मंशा आपको है। आप इस देश को अधिनायकवाद की तरफ, तानाशाही की तरफ ले जाना चाहते हैं, एक सुप्रीम लीडर की तरफ ले जाना चाहते हैं। सीधे प्रधानमंत्री को वोट दीजिए, जो आप कैंडिडेट, जैसा जाके इन्होंने नारा लगाया था आपकी बार ट्रम्प सरकार जी, क्योंकि वहां तो राष्ट्रपति चुना जाता है, तो वही प्रक्रिया ये लागू करना चाहते हैं। ये यहाँ आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, हर स्तर पर आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। ये नई एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर छोटे छोटे कॉलेजेस को बंद करना चाहते हैं। ये हर उस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहते हैं जिस पर जो लोकतंत्र को मजबूत करता है। आपने देखा ही है कि पिछले 10 साल में लोकतांत्रिक संस्थाएं जिस तरह से बर्बाद की गई हैं, जिस तरह से पंगु बनाई गई हैं, जिस तरह से उनके हथियार छीन लिए गए हैं, चाहे वो सीबीआई हो कि ईडी हो कि आईटी हो कि डीआईआर हो, जो भी है, सबको जो है आपने अपने इशारे पर नचाना शुरू किया और अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में मौजूदा विधायक भी चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? ये तो पार्टी आला कमान का निर्णय है। एक न एक सीट तो छोड़नी पड़ेगी अगर जीत होती है। ये पार्टी आला कमान का निर्णय है। जो भी चुनाव होते हैं, महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं, अगर पार्टी को लगता है कि किसी विधायक को संसद का चुनाव लड़वाना है तो लड़वाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारा तो क्या सवाल ये पूछा था आपने पूछा था कि छत्तीसगढ़ में आपने
केंद्रीय मंत्री को क्यों विधानसभा का चुनाव लड़वाया? विधानसभा के प्रत्याशी को, विधानसभा के सदस्य को संसद का चुनाव तो एक अगला स्टेप है, ऊपर है। नहीं, क्योंकि केंद्रीय अभी मंत्री को आप विधानसभा में ले आना। अभी आप सत्ता में नहीं है प्रदेश में, अरे ठीक तो है। कहीं ना कहीं वो सीटें कम होंगी कांग्रेस की, अगर जीत जाते हैं आपके लोकसभा, इसलिए नहीं, सवाल- सीटें कम आप होंगी, ये सीटें कम होंगी, एक ये मैच तो नहीं छोड़ना नहीं, पड़ेगा। सीटें कम होंगी ये आपने अनुमान लगाया है। अगर सीटें छोड़ेंगे, मान लीजिए कि विधायक सांसद बन जाता है, फिलहाल सुनिए, तो। विधायक सांसद बन जाता है, वो सीट खाली होगी, आप क्या मान के चल रहे हैं कि वो सीट हार जाएंगे हम? नहीं, हाँ, ये तो बात का विषय है जो मौजूदा बोल रहा हूँ कि एक ना एक तो छोड़ना पड़ेगा। तो उससे क्या फर्क और सब- पड़ेगा? फर्क तो नहीं पड़ेगा। विपक्ष अल्पमत में आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने विपक्ष अभी- तो अल्पमत में नहीं आ सकता मैं ना। आपकी एक बात को थोड़ा सा उसको सवाल के रूप में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि आपने अभी मेरे एक सवाल के जवाब में विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी का नाम लिया, उनके जीत के अंतर को लेके, उनके एनालिसिस को लेके। वो भी विधायक हैं और उनको भी लोकसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। इसके पीछे आपको क्या लगता है? सीनियर लीडर है वो, आपने नाम छेड़ा इसलिए मैं उस सवाल को आपके सामने। जो सरकार का ढांचा भारतीय जनता पार्टी का भी है, उसका कांटा जो है वो बृजमोहन अग्रवाल हैं। तो बृजमोहन अग्रवाल को वो प्रदेश से कांटे की तरह निकाल के दिल्ली में कहीं पर कोने में डालना चाहते हैं। इसलिए बृजमोहन अग्रवाल जैसे दमदार, ताकतवर नेता और मंत्री को वो संसद का चुनाव लड़वा रहे हैं और वहाँ गुमनामी में भेजना चाहते हैं। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार का ढांचा है उसका कांटा है वो। आपने दो सवालों के जवाब काफ़ी अलग अलग दिए। एक में आपने बृजमोहन अग्रवाल जी के लिए कहा कि वो अपने हार को काफ़ी, जीत को छोटा मान रहे थे आंकड़े। अभी आपने कहा कि वो लोकसभा चुनाव काफ़ी दमदार तरीके से लड़ेंगे और कद्दावर नेता है। दोनों सवाल के जवाब आपने काफ़ी जो बात मैंने नहीं कही वो आप मेरे मुंह पे मत डालिए। मैंने कहा कि दमदार नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, ये मैंने कहा। 8 बार का विधायक हाँ। और इतने सालों का मंत्री कद्दावर होता है, ऐसा लड़ेंगे ये मैंने नहीं कहा। एक दूसरा कि अगर आप विपक्ष के विधायक की बात करेंगे और सत्ता पक्ष के विधायक की बात करेंगे तो सत्ता पक्ष को ये चिंता करना चाहिए कि सरकार में एक विधायक कम होगा। ठीक है, सरकार के लिए बहुमत की जरूरत है, हाँ। विपक्ष के लिए तो बहुमत की जरूरत नहीं है। ठीक बात। विपक्ष में तो कितने भी विधायक हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारे पास 35 हैं, हम 35 में से 11 लड़वा देते, क्या फर्क पड़ता, विपक्ष में ही तो रहते। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट जाने के बाद छापे पड़े, कई मामले सामने आए। महादेव ऐप का मामला सामने आया, चावल को लेके बात सामने आई, कई तरह के मामले सामने आए। भूपेश बघेल जी के लोकसभा प्रत्याशी बनते ही उनका नाम महादेव ऐप में बतौर आरोपी शामिल कर लिया गया। कहीं ना कहीं ये महादेव ऐप का मामला आपके इर्द गिर्द भी घूमता है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, दो चीज़ें। पहले मैं आपको याद दिला देता हूं कि ये चुनाव के बाद का मामला नहीं है, ये चुनाव के 1-1.5 साल पहले शुरू हुआ मामला है, जिसमें ईडी विधानसभा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के 1-1.5 साल पहले शुरू हुआ। आपने कहा शराब घोटाला हुआ, छापे मारे आईटी के पहले, फिर आईटी के बाद उसमें ईडी लगा दी। ईडी के आते ही वो मामला पॉलिटिकल हो गया, फिर पॉलिटिकल लोग उसके घेरे में आने लगे। और कल सुप्रीम कोर्ट ने, 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शराब घोटाले में कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई ही नहीं, हम ये मामला खारिज करते हैं। खारिज कर दिया। तो आप 2163 करोड़ रुपए का हल्ला लेके आप विधानसभा में हल्ला करते रहे। ईडी ने आपको भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा दिया, आपने चुनाव में मुद्दा बनाया और अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग तो हुई ही नहीं साहब, कोई मामला ही नहीं है आपके पास। एक आपने कहा कि कोयला घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ। इस प्रदेश में 90% जो खदान हैं वो केंद्र सरकार की हैं, वहाँ कोयला जो है केंद्र सरकार खोदती है। कोयला घोटाला हुआ, 90% खदान जो है केंद्र सरकार की हैं, बाकी 10% जो है वो निजी हाथों में है। कोयला खोदते हैं वो केंद्रीय एजेंसियाँ, उसकी निगरानी करती हैं केंद्रीय एजेंसियाँ। घोटाला कौन कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है, क्या घोटाला है, कहाँ पर घोटाले के आरोप लगा रहे हैं आप? ढुलाई का काम भी आप ही देते हैं, सब आप ही करते हैं। कुल मिला के एक खदान है छत्तीसगढ़ के पास, एक खदान है, वो भी अडानी के पास एमडीओ है। तो वो वहाँ जो कुछ भी निर्णय लेता है वो अडानी जी लेते हैं, अडानी की कंपनी लेती है। तो हुआ क्या घोटाला? वो आप बोल रहे हैं कि इतना का घोटाला हो गया। कितने रुपए जब्त किया आपने, कितनी संपत्तियां जब्त किया आपने? अब आप बोलेंगे कि साहब वो तो जेल में तो हैं ना इतने लोग। तो पीएमएलए जो है, जो हाँ मनी लॉन्ड्रिंग का जो
कानून है, एक्ट है। उस कानून में 2018 में मोदी सरकार ने जो बदलाव किए हैं उसमें ये कह दिया है कि भारत का संविधान ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक उस पर दोष सिद्ध न हो जाए। आपने पूरे भारतीय संविधान के उलट पीएमएलए में ये अमेंडमेंट किया है कि कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी है जब तक वो अपने आप को निर्दोष साबित न कर ले। तो भारत का संविधान कहता है कि जमानत आपका अधिकार है, जेल अपवाद है। पीएमएलए कहता है कि जेल तो आपको जाना पड़ेगा, जमानत अपवाद है। तो ये तानाशाही की ओर इशारा करने वाला कानून है। अब महादेव ऐप की बात करते हैं। महादेव ऐप में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ राजनीतिक है। एन चुनाव के पहले एक नया आदमी आया, असीम दास, उसकी गाड़ी से पैसे बरामद हुए। उस असीम दास ने पूरा विवरण जो है लिख के कोर्ट में जमा किया है। उस विवरण को पढ़िए तो वो बताता है कि मुझे दुबई बुलाया शुभम सोनी ने, पिंटू भैया। क्यों बुलाया? कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूं, तुम सहयोग करो। फिर दुबई से जब मैं वापस आया तो कहा कि तुम एयरपोर्ट पे उतरोगे तो बाहर एक पार्किंग में कार खड़ी मिलेगी तुमको, चाबी सहित एक कार मिल गई। उस कार को लेके होटल आया, होटल में पैसे, फिर होटल में सोने लगा तो फिर फ़ोन आया कि नीचे आ जाओ गाड़ी। उसमें कोई आदमी आके बैग पैसों के गड्डी रख के चला गया। फिर जैसे ही वो पार्किंग करके ऊपर आया तो ईडी के आदमी आके पकड़ लिए। तो ये सेटअप किसने किया? ये ईडी ने जांच की क्या? नहीं की। वो कार किसकी थी? अमर अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और वर्तमान बिलासपुर के विधायक के भाई की है। असीम दास की फ़ोटो रमन सिंह जी के साथ है। असीम दास की फ़ोटो भाजपा के और नेताओं के साथ है। फिर शुभम सोनी कौन है? शुभम सोनी का एक बयान आता है, वीडियो बयान, और वो वीडियो बयान किसको मिलता है? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को वो वीडियो कौन उपलब्ध कराता है? एक आदमी जो दुबई में है वो उपलब्ध कराता है। क्यों कराता है? भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, बताती है कि ये कहाँ से मिला। एक अपराधी जो अपने आप को महादेव ऐप का मालिक बता रहा है और कह रहा है कि ये जो रवि उपल और सौरभ चंद्राकर मेरे मैनेजर हैं, मैं मालिक असली मैं हूँ। उस मालिक ने वीडियो आपको भारतीय जनता पार्टी को क्यों दिया? कैसे दिया? क्योंकि सौरभ चंद्राकर और रवि उपल की फ़ोटो जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हैं। कांग्रेस के नेताओं के साथ तो फोटो नहीं दिखी, नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ दिखी। ये बयान दे रहा है कि मैंने इतने करोड़ रुपए दिए। अच्छा, इतने करोड़ रुपए दिए जी। वो दुबई में जो हमारा उच्च आयोग है, ये जो दूतावास है, दूतावास में जो है वो हमारा जाके बयान दर्ज करवाता है। आप अरेस्ट क्यों नहीं करते? जो महादेव आपका अपना मालिक बता रहा है वो दूतावास में गया हुआ है। दूतावास मतलब प्रैक्टिकली, मतलब कानूनी रूप से भी वो भारतीय कानून से चलता है दूतावास। वहाँ एक अपराधी जा रहा है जो 6000 करोड़ रुपए के घोटाले का मालिक बता रहा है अपने को, आप अरेस्ट नहीं करते उसको। आपने कोल्ड ड्रिंक पिला के उसका बयान दर्ज करवाया, एक बयान दर्ज किया। जो दूतावास में बयान दर्ज हुआ, जब वो हाईकोर्ट में पेश हुआ तो वहाँ पर दूतावास ने एक सील लगा के भेजी है कि इस बयान की पुष्टि हम नहीं करते हैं, इस बयान की जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं। दूतावास ने कहा जिस बयान की जिम्मेदारी दूतावास नहीं ले रहा है। ये चीज़ अब तक सामने नहीं आ पाई थी। आई थी। हमारी मीडिया को ये भाता नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ जो ईडी के खिलाफ, सीबीआई के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ आ जाए उसको हाईलाइट करें। ठीक है, हमारा संकट अभी ये है, हमारा संकट ये है कि तथ्य तो हैं सामने, पर उस तथ्यों की तरफ जो है वो पूरी मीडिया की पीठ है। उसका पूरा चेहरा विपक्ष की तरफ है, उसके सारे सवाल विपक्ष से हैं। तो जैसे पीएमएलए में जो एक्ट हुआ है ना, धीरे धीरे ये मीडिया के भीतर एक अघोषित नियम बन गया है कि सारे सवाल विपक्ष से पूछो। सत्ता तो सर्वगुण संपन्न सर्वोच्च संस्था है, उससे क्यों सवाल पूछना है? नहीं पूछना है ना। तो अच्छा, उसमें अब ईडी पर कार्रवाई क्या क्या हुई? ईडी पर पहली कार्रवाई छत्तीसगढ़ सरकार ने की। 72 एफआईआर हुए हैं दर्ज, 72, 449, 449 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 1000 से अधिक डिवाइसेस जब्त किए गए, करोड़ों रुपए नगद और खातों में जब्त किए गए। अलग अलग प्रदेशों में अलर्ट भेजा गया, अलग अलग प्रदेशों में जाके कार्रवाइयाँ की गई, गिरफ्तार किया गया। ठीक, छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉटरी एक्ट है उस पर संशोधन किया।
ताकि ऑनलाइन सट्टे को रोक सकें। ठीक, विधानसभा में हम बिल लेके आए और हमने सट्टा कानून, ये लॉटरी कानून को बदला। सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल के खिलाफ लुकआउट नोटिस छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया, भूपेश जी की सरकार ने जारी किया। गूगल ऐप में, गूगल के ऐप स्टोर में महादेव ऐप का सट्टा चल रहा था। छत्तीसगढ़ सरकार ने चिट्ठी लिखा गूगल को कि भाई साहब ये सट्टा गैर कानूनी है, इसको हटाइए। तब वो ऐप हटा वहाँ से। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी कि भाई साहब हमने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है, पर ये लोग, चूंकि यहाँ मुख्यालय नहीं है इसका, महादेव ऐप का भिलाई छत्तीसगढ़ में, इनका मुख्यालय दुबई में है, ये दुबई में रहते हैं ऐसा हमको पता चला है, तो आप दुबई में इनको गिरफ्तार करा लीजिए। छत्तीसगढ़ पुलिस तो दुबई जाके कार्रवाई नहीं कर सकती, कानून लॉ एंड ऑर्डर का मामला जो है स्टेट तक सीमित है हमारा। केंद्र सरकार ने आज तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या इनके साथ वही व्यवहार हो रहा है जो मेहुल चौकसी, ललित मोदी, नीरव मोदी के साथ हो रहा है या विजय माल्या के साथ हो रहा है? क्या ये भी भारतीय जनता पार्टी के उतने ही करीबी हो गए हैं जितना मेहुल चौकसी और नीरव मोदी और ललित मोदी हैं? क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? और आपके घर चोरी हो रही थी, आपके पड़ोसी ने हल्ला किया कि चोर आया, तो आप पड़ोसी को गिरफ्तार कर लोगे? हम कार्रवाई कर रहे थे, हम महादेव ऐप पे कार्रवाई कर रहे थे। अब आप बताइए, महादेव ऐप तो अभी भी चल रहा है। हाँ, यही मेरा सवाल। महादेव अभी भी चल रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से चल रहा है। उस पर टाइम्स नाउ से लेकर एनडीटीवी तक बहुत सारे टीवी चैनलों ने खबर भी कर दी कि ये ऐप तो अभी भी चल रहा है। ठीक है, अब इस ऐप को अगर नहीं रोक रही है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार नहीं रोक रही है। ठीक है, अब अगर आप नहीं रोक रहे हैं, अगर आप रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अगर शुभम सोनी को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अब आप इलेक्टोरल बॉन्ड से उनसे पैसा लिए हैं कि नगद लिए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड का आपने छेड़ दिया, उसको लेकर आपका व्यू क्या है? बड़ी बड़ी कंपनी नहीं, उसमें एक ही चीज़ है, उसमें दो ही चीज़ थी। मैं सवाल पूरा ये नहीं, एक सवाल में पूरा करना। बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसमें डोनेशन दिया है राजनीतिक पार्टियों को। उसके अलावा कुछ बातें सामने आई कि जिन कंपनियों के अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए, सैलरी देने के लिए फंड नहीं था, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टियों को फंड दिया है। इसको लेके आपका क्या कहना है? उसके दो ही पहलू हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दो रणनीति अपनाई। एक, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो। दूसरा हफ्ता वसूली। हफ्ता वसूली। तो जिन्होंने चंदा दिया उनको धंधा दिया, लिस्ट है। और ऐसा भी नहीं है, देखिए ये इतना इनोसेंट मामला नहीं है, इतना मासूम मामला नहीं है ये कि साहब चंदा तो देते ही है ना वो लोग, धंधा तो अलग है, ऐसा नहीं बोलिए। आप चंदा देने की तारीख और धंधा लेने की तारीख को जोड़ के देखिए। ठीक, मैं आपको जिस दिन डिनर करवाऊंगा उसके अगले दिन अगर आप गुणगान करेंगे अपने चैनल पे, तो दोनों का रिलेशन देखना पड़ेगा ना। देखेंगे ना, देखना ही पड़ेगा। तो जिस दिन चंदा दिया और जिस दिन धंधा मिला, वो तारीख आगे पीछे भी हो सकती थी। ऐसा भी हो सकता था कि धंधा मिल गया बाद में चंदा दिया, ऐसा नहीं है। पहले चंदा दो फिर धंधा लो, 150 करोड़ दो, 1400 करोड़ का ठेका लो, ऐसा भी उसमें ठीक है। आप चंदा दो, वैक्सीन का ठेका ले लो, कई बड़ी कंपनियों के भी, ठीक है। 150 रुपए की वैक्सीन 600 रुपए में बेचो, ये छूट भी मिली है। मोनोपोली कर दो। दूसरा, हफ्ता वसूली। जैसे कि हफ्ता वसूली, ईडी भेजो, गिरफ्तार कर लो, फिर चंदा लो। ऐसे कुछ चंदा लो, सामने आए हैं। ऐसे कुछ नहीं, काफी, अरे ढेर हैं, 5 तारीख को कहीं ढेर। अरे अभी रुकिए, अभी तो ये लिस्ट आई, अभी तो 3 महीने में, अगले 3 महीने में परतें खुलेंगी, अभी तो और आएगा। अभी तो सतह पर जो दिख रहा है वो ये है कि आपने अरेस्ट किया, धमकाया, चमकाया, फिर पैसा लिया, फिर छोड़ दिया, ठीक है। और ये हफ्ता वसूली का एक तरीका और है कि आप के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आप अपने क्षेत्र के दमदार नेता हैं, आरोप राजनीतिक भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि भ्रष्टाचार हुआ ही हो, राजनीतिक भी हो सकते हैं। पर आपको भाजपा में लाना है, आपको भाजपा में लाए और मामला ख़त्म। प्रफुल्ल पटेल से लेकर नारायण राणे से लेकर अशोक चौहान तक सब ऐसे ही हैं। जो आदमी घोषित रूप से भ्रष्ट था,
वो भारतीय जनता पार्टी में आते कैसे स्वच्छ होता है। आप हेमंत बिश्व शर्मा को देख लीजिए असम में। अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाते हैं कि ये बहुत भ्रष्ट नेता है, फिर वो भाजपा में आ जाता है, फिर वो उप मुख्यमंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है। फिर सवाल होता है कि अमित शाह जी आप पहले उसको भ्रष्ट बोलते थे, अभी आप भ्रष्ट मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और अमित शाह जी बोलते हैं कि रहने दो भैया, ऐसे सवाल करते नहीं हैं। ये बोल रहे हैं पत्रकारों को। तो इलेक्टोरल बॉन्ड कुल मिलाकर भ्रष्टाचार का कानूनी रूप दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और ये बात जानबूझ कर छिपाई गई कि किसने पैसा दिया ये कभी पता ना चले, किसने पैसा दिया, किस रास्ते से दिया, किसने बॉन्ड खरीदा और किसको दिया है पता ना चले। ये तो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से आज पता चल गया है कि किसने बॉन्ड खरीदा और किसको दिया, है ना। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चंदा दो धंधा लो और हफ्ता वसूली, ये दो कार्यक्रम है। इंटरव्यू की शुरुआत मैंने छत्तीसगढ़ की राजनीति से शुरू की थी। मैं आपसे आखिरी सवाल भी छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर पूछता हूँ। दो छोटे छोटे सवाल हैं कि 11 सीटें अपने यहाँ हैं छत्तीसगढ़ में, कितने पे मजबूत स्थिति में कांग्रेस है जिसमें जीत हासिल कर पाएगी? एक आपके जो अभी फिगर आ रहे होंगे जिसमें बेहतर स्थिति में हो, वो एक। और दूसरा, वोटर्स के लिए प्रचार अभियान चल रहा है, काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है, 40 डिग्री तक का टेम्परेचर है, उसमें प्रत्याशी जो हैं प्रचार कर रहे हैं। तो वोटर्स जो है कांग्रेस को वोट क्यों दे, किस मुद्दे पर कांग्रेस का बटन दबाए, क्यों वोट दे, इस पे एक आपका व्यू चाहिए। पहले का जवाब तो ये है कि हम 11 के 11 पे मजबूत स्थिति से हैं, दमदारी से लड़ रहे हैं और जीतने के लिए लड़ रहे हैं। दूसरा मुद्दा, आप राजनांदगांव रहते हैं? जी, राजनांदगांव। राजनांदगांव में आपने नरेंद्र मोदी जी के बहुत पोस्टर दिखे होंगे। देखें, किसी में 10 साल का कामकाज का जिक्र पढ़ा आपने? नहीं है। नहीं है। आप किस बात पे वोट मांग रहे हैं? जब हम 5 साल सरकार में थे, हम जब गए तो हमने कहा हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया जी, हमने आप बेरोज़गारी भत्ता दिया, हमने आत्मानंद स्कूल खोले, हमने आदिवासियों को वनोपज की कीमत दिलाई, उनकी वनोपज खरीदी की संख्या बढ़ाई, हमने आंगनवाड़ी मितानिनों को पैसा दिया, हमने कर्जा माफ़ किया। ये सब मुद्दे लेकर हम चुनाव में गए थे, ठीक है। आप 10 साल केंद्र में सरकार चला चुके हैं नरेंद्र मोदी जी, और आप कथित रूप से भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं। तो अपने मुद्दों पर चुनाव वोट मांग लीजिए कि साहब देश को हम यहाँ से यहाँ ले गए, हमने ये कर दिया, हमने राजनांदगांव के लिए ये कर दिया, हमने छत्तीसगढ़ के लिए कर दिया, कुछ तो बता के वोट ले लीजिए। राजनीतिक दल तो यही कहते हैं, करना चाहिए राजनीतिक दल को कि मैंने जो 10 साल में काम किया उस पर मैं वोट मांग रहा हूँ, उस पर वोट दे दीजिए। आप किस बात पे वोट मांग रहे हो? राम मंदिर आपने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना। अभी एक तमिल चैनल को ये नरेंद्र मोदी जी इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है और उसी के आदेश से एक न्यास बना है, ट्रस्ट बना है, वो मंदिर का निर्माण करवा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की उसमें कोई भूमिका नहीं है, ठीक। हम रामलला को लाए हैं, झूठ है। मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था, नहीं खुलवाया होता तो ये राम मंदिर बनने का रास्ता नहीं बनता, झूठ है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप कश्मीर में धारा 370 हटाने पर वोट मांगते हैं। अच्छा किया आपने हटा दिया, वो धीरे धीरे हट ही रहा था। अगर वो नहीं हटता तो अगले 5 साल में वैसे भी वो प्रभावकारी नहीं रह जाता, और यही था, आपने हटा दिया। छत्तीसगढ़ के किस आदमी को क्या फ़र्क पड़ता है? कश्मीर से 300 मैं 70 रुपये लीटर में सरसों तेल खरीद रहा था, वो 200 रुपये लीटर मिल रहा है मुझे। ब्रेड का एक पैकेट 15 रुपये में मिलता था, 45 रुपये में मिल रहा है मुझे। महंगाई जो चावल मैं बाज़ार से 40 रुपये 25 रुपये किलो में खरीद लेता था, आज 45-48 रुपये किलो में मिल रहा है मुझे। गेहूं के भाव बढ़ गए, आटे का भाव बढ़ गया, दाल का भाव बढ़ गया। राहर दाल 8 साल पहले आप जिस रेट पे खरीदते थे उसको देख लीजिए। गैस सिलेंडर 465 रुपये में मिलता था, आज 1100 रुपये में मिल रहा है। पेट्रोल, कच्चे तेल का दाम पूरे देश में, पूरे विश्व में जब 117 रुपये प्रति बैरल था, तब यहाँ 67 रुपये लीटर में पेट्रोल बेच रहे थे मनमोहन सिंह की सरकार। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $47 तक गिर गई और अभी 67 रुपये 65 और 66 रुपये प्रति बैरल है। तब आप पेट्रोल मुझे 100 रुपये से ऊपर दे रहे हैं। तो ये पैसा किसको जा रहा है? वो इसलिए कि कच्चा तेल उतरता है अडानी के बंदरगाह में
और उसकी रिफाइनिंग होती है अंबानी की रिफाइनरी में, ये पैसा वहाँ बट रहा है, तो जनता की जेब से पैसा निकाल के आप किसको दे रहे हैं, कहाँ जा रहा है? हम जो देश पे कर्जा था पिछले 10 साल में वो 3 गुना बढ़ गया है, 3 गुना बढ़ गया। तो आप पेट्रोल का पैसा किसको दे रहे हैं कि जो आपको कर्जा लेना पड़ रहा है? वैक्सीन तक के तो पैसे आपने ले लिए हमसे। तो जब जब हल्ला हुआ तब आपने मुफ्त किया, वरना पैसे तो 600 रुपये 700 रुपये देने ही पड़ रहे थे। तो आप ये देश का पैसा जा कहाँ रहा है ये बता दीजिए। तो आप चुनाव का जो मुद्दा है वो आपके पास मुद्दा क्या है? आपके पास मुद्दा जो है वो धार्मिक है, काम नहीं आप सांप्रदायिक मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप झूठ फैला के वोट लेना चाहते हैं कि हम विश्व गुरु बना रहे हैं। विश्व गुरु क्या बना रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश में 14,000 के स्क्वायर किलोमीटर में आपका चीन घुस गया है, वहाँ बस्तियों के नाम बदल रहा है। लद्दाख में वांगचुक जो हैं वो उपवास पे बैठे हुए हैं कि लद्दाख के साथ अन्याय हो रहा है और चीन वहाँ घुस रहा है लगातार लद्दाख में। ठीक है, आपके बांग्लादेश से संबंध खराब, आपके नेपाल से संबंध खराब, आपके भूटान से संबंध खराब, आपके श्रीलंका से संबंध खराब, आपके पाकिस्तान से संबंध खराब, तो दक्षिण एशिया के सारे देशों के साथ आपके संबंध खराब हैं। आप किस बात पे विश्व गुरु बना रहे हैं? और कांग्रेस को वोट इसलिए देना चाहिए कि कांग्रेस उनकी बात कर रही है जिनसे वोट लेना है। हम बोल रहे हैं कि हम केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार की सारी नौकरियों पर रोक लगा रखी है, इवन रेलवे में हर साल 9.5-10 लाख पद खाली हैं केंद्र सरकार की, ये भर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं भर रहे हैं? क्योंकि इनको निजीकरण करना है। भिलाई स्टील प्लांट तक का निजीकरण करना चाहते हैं ये। अच्छा, जैसा बाल्को का किया, बाल्को का इन्होंने किया, ठीक है। तो ये सब सार्वजनिक क्षेत्रों को, तो वहाँ नौकरी कर देंगे अगर, तो वो बिकेगा नहीं, तो नौकरी रोक के रखें, सब जगह नौकरी रोक के रखें। हम किस पे लड़ रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि हम मनरेगा मजदूरी 400 रुपये करेंगे, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये कर देंगे, हम गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपये साल देंगे, हम बेरोज़गार युवाओं को 1 लाख रुपये साल स्टाइपेंड देंगे या अप्रेंटिसशिप देंगे, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि हम किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे, उनके कृषि सामानों को जीएसटी से मुक्त करेंगे। हम बोल रहे हैं कि हम अगर आए तो फसल बीमा जो है 30 दिनों में मिल जाएगा आपको, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए आधी नौकरी हम आरक्षित कर देंगे, सरकारी नौकरियां जो केंद्र की सरकारी नौकरियां हैं उसमें आधे पद जो है महिलाओं को मिल जाएंगे। आंगनवाड़ी मितानिन और मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइया का भुगतान केंद्र के स्तर पर डबल कर देंगे। ये मुद्दे हैं जो हम जनता से बोल रहे हैं और हम कह रहे हैं इस मुद्दे पे वोट दीजिए। आप अपने मुद्दे पे वोट दीजिए, आपका जीवन जिससे प्रभावित होता है आप उस पर वोट दीजिए। आप कल मकान बनाएंगे तो ईंट गारा सीमेंट आप जो खरीदेंगे उसकी कीमत पर आप बात कीजिए। आप पेट्रोल भराते हैं उसकी कीमत पर बात कीजिए, रसोई गैस की बात कीजिए। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया इसलिए वोट दे दीजिए। राम मंदिर, राम को छत्तीसगढ़ में रहते हुए कांग्रेस सरकार ने जितना मान सम्मान दिया उतना 15 साल रमन सिंह की सरकार नहीं दे पाई थी, भाजपा की सरकार नहीं दे पाई थी। राम को हमने भांजा माना, छत्तीसगढ़ मानता आया है, संस्कृति का सवाल है, ये धार्मिक सवाल नहीं है, ये हमारी संस्कृति का सवाल है। इसलिए यहाँ पर भांजे का पैर छूता मामा। हमने राम वनगमन पथ बनाया, हमने कौशल्या के मंदिर को सुधारा, हमने गौ रक्षा के लिए गोठान खोले, हमने गोबर खरीदा, हमने वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया। क्या कारण है ये बताइए योगेश जी कि 5 साल की हमारी सरकार में गौ तस्करी का एक भी मामला पकड़ा नहीं गया। पकड़ा नहीं गया मतलब नहीं था तो नहीं पकड़ा गया, है ना। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 100 दिन भी पूरे नहीं हुए और गौ तस्करी के 3 मामले पकड़े गए। आप बीजेपी के ऊपर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं बड़ा आरोप लगा रहा हूं मतलब मैं तथ्य बता रहा हूं आपको। आरोप क्या है? ये तथ्य है। गौ तस्करी के 3 मामले 100 दिन में पकड़े गए हैं। 5 साल में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। राजनांदगांव में 100 दिन के अंदर 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली। फैक्ट है ये। आरोप वो होता है जो मैं कहूं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो गया। तथ्य है, मैं सिर्फ आपको आंकड़ा बता रहा हूं। आरोप नहीं है ये, आंकड़ा है, सच है। सच को आरोप मत बताइए।
धन्यवाद विनोद जी। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद थे AICC के सदस्य विनोद वर्मा जी, जिन्होंने हर सवालों का जवाब काफ़ी बेबाकी से दिया। इनके लिए उनका धन्यवाद।